भाई अभिजीत के मामले में तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप आफताब के मामले में क्यों कर रहे हैं? आप उसके सामाजिक पहचान से कर रहे हैं क्या, धार्मिक पहचान से कर रहे हैं क्या? सवाल तो ये उठता ही है कि आपको न्याय से मतलब है या सांप्रदायिक राजनीति से मतलब। लगता है कि शादीशुदा महिलाएं वो सड़क पर ज्यादा सुरक्षित हैं घर से ज्यादा, और ये सब दुनिया भर के लिए ये महिलाओं के लिए सच है। उन्हीं लोगों से पूछिए कि अच्छा घरेलू हिंसा वाले कानूनों पर आपकी क्या राय, तो वो खुद ही कह देंगे कि नहीं नहीं ये सारे कानून तो मिसयूज होते हैं, इसमें फॉल्स केस लगते हैं वगैरह, इन कानूनों को खत्म कर दीजिए। बेखौफ आजादी में आप सबका स्वागत है। मैं कविता कृष्णन। हाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उनकी हत्या के कुछ जघन्य मामले सामने आए हैं। पहला जो आया था उसमें आफताब नाम के शख्स ने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी श्रद्धा, उसका गला दबा करके उसकी हत्या की और उसके बाद में उसके शरीर के बोटी बोटी टुकड़े करके उसे फ्रिज में रखा और समय समय पर उसको जंगल में जाके दबाता रहा। एक अन्य मामला है जिसमें अभिजीत नाम का शख्स है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा का गला रेता हत्या करने के लिए, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे जा करके उसके जो आखिरी तड़पते हुए क्षण थे उसको वीडियो करके दिखाया। ये जो मामले हैं इसे हम कैसे समझें और इससे रोकने के लिए हम लोग साधारण लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारी घृणा है ऐसे मसलों से, जो गुस्सा आता है, उसका हम पॉजिटिव प्रयोग महिलाओं की मदद के लिए और उनकी जान बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इस मामले में मैं 6 पॉइंट रखना चाहती हूँ। पहला तो ये कि हम थोड़ा समझें कि ये मामले क्या हैं। इसमें अगर हम खुद को कह देते हैं कि ऐसा करने वाले पुरुष कुछ एबनॉर्मल होंगे, वो हैवान होंगे, इंसान नहीं है वगैरह, तो हम एक तरह से अपने आप को बहकावे में रख रहे हैं। इसमें मामला ये है कि सच्चाई है, बहुत कठिन सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस ने भी दिखाया है, आयरलैंड जैसे देश की भी स्टडी में है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि ज़्यादातर महिलाओं के हत्या के जो ज़्यादातर मामले हैं उसमें हत्यारा पति या प्रेमी होता है और हत्या की जगह जो है वो घर होता है, चार दीवारी। और इसमें आप समझ लीजिए कि इस हद तक है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उनके सामने आने वाले जो मसले हैं उसमें से 10 में से 9 ऐसे मसले होते हैं, अगर वो महिलाओं की हत्या के मामले हैं तो उसमें हत्यारा पति होता है और हत्या की जगह घर होता है, ससुराल होता है। तो ऐसे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है कि शादीशुदा महिलाएं वो सड़क पर ज्यादा सुरक्षित हैं घर से ज्यादा, और ये सब दुनिया भर के लिए ये महिलाओं के लिए सच है। और ये जो दोनों मसले हम देख रहे हैं वो दरअसल इसी तरह के घरेलू हिंसा, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस से जुड़े हुए हैं। ये हम इससे भी देख सकते हैं कि आफताब के बारे में श्रद्धा के दोस्तों ने बताया कि आफताब इसे मारता पीटता था, ये वो जानते थे, और ये भी उन्होंने कोशिश भी की मदद करने की। खुद श्रद्धा ने कहा भी कि मेरी जान खतरे में है, उन्होंने मदद भी की उस बार, लेकिन वो सफल हो नहीं पाए और मामला हत्या तक पहुंच गया। तो ये घरेलू हिंसा का मसला है, इसको जब हम समझ जाते हैं तब घरेलू हिंसा से लड़ना जरूरी हो जाता है। इसमें दूसरी बात समझने वाली बात यह है कि इसको कुछ लोग ये लव मामलों में ऐसा होता है, ये लिव इन की सच्चाई ये है, इसे लव और लिव इन से मत जोड़िए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ठीक इतनी ही जघन्य मामले जो हैं वो हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में पति भी करते हैं। अगर हम देखें कि इसी वर्ष का फरवरी का मसला है, उसमें बांका के, बिहार का जो बांका है, उसमें एक पति जो है वो अपनी पत्नी की हत्या की और बोटी बोटी करके उसे इसी तरह से उन्होंने डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। अगर हम नैना साहनी कांड को याद करें तो सुशील शर्मा जो पति थे नैना के, उन्होंने उसकी हत्या की और उसके बाद उसे तंदूर में झोंका।
तो ये मसले सिर्फ लव लिव इन के मामले नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर हमने समझा कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, घरेलू हिंसा का, तब इससे लड़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? पहली बात तो ये कि घरेलू हिंसा के लिए जो बनाए गए कानून हैं उन्हें कारगर तरीके से काम करना होगा। महिलाओं को भरोसा होना पड़ेगा कि अगर हम इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं तो हमें राहत मिल सकती है। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। जितने भी लोग अभी आफताब वाले मामले में या अभिजीत वाले मामले में बड़े गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि कितनी भयानक हत्या हुई है, महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है, ये क्या है, वही लोग, उन्हीं लोगों से पूछिए कि अच्छा घरेलू हिंसा वाले कानूनों पर आपकी क्या राय है, तो वो खुद ही कह देंगे कि नहीं नहीं, ये सारे कानून तो मिसयूज होते हैं, इसमें फॉल्स केस लगते हैं वगैरह, इन कानूनों को खत्म कर दीजिए। मामला बिल्कुल इसमें गलत तरीके से समझा जा रहा है। दरअसल अगर घरेलू हिंसा पर रोक लगा तो महिलाओं की हत्या होने से पहले ही हम उनकी जान बचा सकते हैं। घरेलू हिंसा रुकेगा, उसे हम समय पे रोक पाएंगे, उस पे समय पे हस्तक्षेप करेंगे तो जान बच सकती है महिलाओं की। ये अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में लागू है ये बात। तो इसमें ये जो कानून है, इसमें फॉल्स केस का जो मसला है, मैं आपको बताऊं कि किसी भी महिला कार्यकर्ता से बात करके देखिए, महिला आंदोलन के, तो वो आपको बताएंगे कि घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाएं वो लगभग बहुत ही कम मामलों में वो पुलिस के पास जाना चाहती, केस करना चाहती, चाहे वो क्रिमिनल केस हो 498A में, चाहे वो सिविल केस हो डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो कानून है उसमें, वो नहीं जाना चाहती, बल्कि वो चाहती हैं कि आप हस्तक्षेप करें और किसी तरह से पति या प्रेमी को हिंसा करने से रोकें, ये वो चाहती है। ये फॉल्स केस लगाने की बात जो है वो बहुत दूर की बात है। लोग केस लगाने तक तब पहुंचते हैं जब वो बिल्कुल मतलब लास्ट रिजॉर्ट होता है ये। और दूसरी बात ये कि हमको जो जिन चीजों की जरूरत है सरकार से, सरकार सजा पे तो आराम से कह देगी कि हाँ हाँ फांसी दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन जहां पर फंड देने की बात है, हमारे ही टैक्स पेयर का फंड जो है वो कहाँ खर्चा होगा। हम चाहते हैं कि जो हेल्पलाइन बने हुए हैं उसमें आप ज्यादा ट्रेन्ड लोगों को लगा पाएं जो सेंसिटिव तरीके से रेस्पॉन्ड कर पाएं, उसके लिए फंड दीजिए। आप जो है वो शेल्टर जो बने हुए हैं वो शेल्टर बेहतर तरीके से चल पाएं, वो जेल की तरह न चलें और उसमें सेंसिटिव और ट्रेन्ड लोग इसको चला पाएं, और ज्यादा शेल्टर्स हों, हर डिस्ट्रिक्ट में शेल्टर हों। जब महिला घर से भागने को मजबूर होती है, उसके पास फोन तक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो रहने की जगह मिले, फोन मिले, ये सारी चीजें सुविधाएं जो है उसको मिल पाए, इसके लिए आप फंड दीजिए। आप अगर नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में जो मेड नाम का वो है सीरियल है उसको देखिए, तो उसमें दिखाया गया है कि अमेरिका में ये चीजें क्या कमजोरियां हैं घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को मदद में, लेकिन उसको आप देखिए तो ये लगता है कि भारत में तो ये दूर दूर से ये चीजें नहीं है, तो वो बनाइए ना। दूसरा कि आप जो है वो लीगल जो मदद है, महिलाओं को एडवाइस है, लीगल मदद है, वो सारा मिल पाए, उसके लिए आप फंड दीजिए। इन सारी चीजों को अगर हम कर पाएंगे तो हम घरेलू हिंसा के मामले को सही तरीके से टैकल कर पाएंगे। इसमें जो मेरा चौथा और पांचवा पॉइंट है वो हमारे समाज के रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है, हम आपसे जुड़ा हुआ है। तो इसमें चौथा पॉइंट, सबसे पहले मैं इससे शुरू करूं कि हमारे समाज में बेटी की जब शादी होती है तो आम तौर पे ये सोसाइटी में, हर तरह के समुदाय में हमारे देश में ये बन गया है कि नहीं, बेटी तो पराया धन है और बेटी चली गई ससुराल में तो वो वापस लौट के ना आए, डिवोर्स करना तो बड़ी गलत चीज़ होती है, तो उसके साथ जो भी हो रहा हो वो ससुराल में एडजस्ट कर लें, हम बात करके देखेंगे, लेकिन जो भी हो, लेकिन डिवोर्स ना हो, वापस घर ना आए, पहले तो ये होता है। दूसरी बात ये है कि खास करके अगर वो शादी जो है वो बेटी ने अपनी मर्जी से की हो, लव मैरिज किया हो, अंतर जातीय विवाह किया हो और अंतर धार्मिक विवाह किया हो, तब तो और ज्यादा क्या होता है कि इसमें माता पिता अक्सर जो है वो संबंध ही काट लेते हैं बेटी से। और इससे क्या होता है कि जो महिलाएं आम तौर पे शादी जब हो जाती है तो वो अपने पति के घर में रहने जाती हैं, तो उसी में एक आइसोलेशन बन जाता है, वो अकेला पड़ जाती हैं, वो अपनी जगह से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से एक तरह से कट जाती है,
फिजिकली भी कट जाती है और कभी कभी ससुराल वाले रोकते भी हैं आपको कांटेक्ट करने से वगैरह। तो ये चीज़ें एक समस्या है। इसमें अगर वो इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज हो तब तो और ज़्यादा माता पिता बात ही नहीं करते। ये एक पॉइंट है। इसको अगर हमें महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षित करना है तो हमें ये तय करना होगा कि अगर हमारी बेटी है तो एकदम उसे ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि हम आपके निर्णय से अगर सहमत ना भी हो, लेकिन कभी भी आप हमारे पास रात दिन हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो हमसे कहने में मत कतराना, और तुमसे संबंध हम हर हाल में कभी नहीं काटेंगे। हमारे पास आने में कोई लज्जा, कोई शर्म, कोई हेजिटेशन बिल्कुल मत रखो। एक बात, हम ये बहुत बड़ी चेंज होगी अगर हम हो पाए तो। पांचवी बात ये है कि अगर हम हमारी किसी फ्रेंड के साथ ये हो रहा हो तब हम रेड फ्लैग्स कैसे पहचानें, हम कैसे समय पे रिस्पॉन्ड करें, क्या करें और क्या न करें। क्या न करें में मैं पहला शुरू करती हूँ कि अक्सर ये रिस्पॉन्स हम लोग को लगता है कि अरे हमने तो कोशिश की, लेकिन वो लड़की जो है वो तो हमारी दोस्त जो है वो पता नहीं क्यों ऐसे पुरुष के साथ बार बार वापस चली जाती है, क्यों रहती है वहां पे, हमको नहीं समझ में आता। ये तो श्रद्धा के मामले में भी कल मैंने सुना टीवी पे ये बात कही जा रही थी। तो इसमें मैं एडवाइस करूंगी कि देखिए, पूरी दुनिया में ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में जहां हिंसा हो रही हो, वैसे रिश्ते को छोड़ने की कोशिश कम से कम 7 बार एक महिला करती है, फेल होती है, तब जाकर के शायद वो सफल तरीके से छोड़ पाए। इसीलिए बिल्कुल ये मान के चलिए कि महिलाएं नहीं छोड़ेंगी, जल्दी नहीं छोड़ पाएंगी। आपको उसमें दबाव बनाना या उन्हें शर्मिंदा करना कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास जो है वो धैर्य नहीं है, करेज नहीं है, तुम क्यों नहीं कर रही हो, क्यों छोड़ती नहीं हो, तुम तो एजुकेटेड हो, नौकरी कर रही हो, क्यों नहीं छोड़ती, ये मत करिए। एजुकेशन कितना कमा रही है, सिर्फ ये मामले होते नहीं है। इन मामलों का बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें आप बिल्कुल दबाव मत डालिए, आप कॉन्फिडेंस दिलाइए। अगर आपने दबाव बनाया तो उस महिला को लगेगा कि मेरा कंट्रोल नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर, और उसे लगेगा कि ये तो इनको बुला के क्या फायदा, जब ये तो मुझे शर्मिंदा करेंगे। तो एक चीज एकदम फिक्स कर लीजिए कि आप हमको कभी भी बुला लो, रात दिन कभी भी बुला लो मदद के लिए, और तुम जहां तक जाना चाहती हो वहां तक ही हम जाएंगे। तुम सिविल रास्ते में जाना चाहती हो तो ठीक, तुम चाहते हो कि सिर्फ हम उससे बात करें तो ठीक, बार बार बात करें तो ठीक, लेकिन अगर तुम क्रिमिनल केस करना चाहती हो तो ठीक, जो करना चाहो तुम, अगर अभी नहीं छोड़ना चाहती तो ठीक, छोड़ना चाहती हो तो ठीक, उस सब के लिए हम हेल्प करेंगे। लेकिन हम कभी भी आप बुलाओगे, बुलाते साथ के कोई ना कोई आपके पास पहुंचेगा। इससे जो है वो हिंसा बढ़ने से और जाने से बच सकता है, बचाई जा सकती है। पहली बात ये, तो ये बात समझ लें। अंतिम जो मेरा पॉइंट है वो राजनीतिक रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है। मैं मानती हूं कि अक्सर लोग कहते हैं अरे हिंसा की बात तो हिंसा, महिलाओं के साथ हिंसा की बात का राजनीतिकरण मत करें। मैं तो मानती हूँ एकदम राजनीति करिए, क्योंकि राजनीति का मतलब, मेन चीज राजनीति का क्या है, राजनीति का मतलब है कि राज के पास, सरकार के पास जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है वो कहाँ और कितना खर्च होगा, इसके लिए तो ये राजनीतिक निर्णय है। तो इसके लिए राजनीतिक दबाव बनाना कि आप किन चीजों की जरूरत है, उसे कहाँ खर्च करेंगे। जहां तक कोर्ट केस के मामले हैं तो हमारे देश में इतने कम जज और कम कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स की संख्या बढ़ाना, जज की संख्या बढ़ाना, ये सारी चीजें सरकार ही कर सकती है, और अगर ये बढ़ेंगे तभी केसेस भी जल्दी जाएंगे। ये तो सारे राजनीतिक मामले, लेकिन किस किस्म की राजनीति हो रही है, थोड़ा सवाल उस बात की। महिला आंदोलन की जहां तक बात है, आप देखेंगे कि आरोपी का नाम चाहे आफ्ताब हो, चाहे अभिजीत हो, तरुण हो, चाहे महमूद हो, वो शैलेश हो या सुशील हो या पुलकित हो या सांजी राम हो, कुछ भी हो, सारे मामलों में हम आरोपी और पीड़ित का नाम और उनकी धार्मिक या राजनीतिक पहचान बिना देखे हम उन सारे मामलों में न्याय के लिए लड़ते हैं, मदद करते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक सिलेक्टिव किस्म का रिस्पॉन्स कुछ राजनीतिक क्वार्टर से होता है। उदाहरण ले लीजिए कि नैना साहनी वाला कांड। नैना साहनी वाले कांड में जो आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भाषण देके कहते हैं कि तंदूर कांड जो है वो अगर कांग्रेस न होती तो न हुआ होता।
नहीं, ये तो भाई कांग्रेस के थे सुशील शर्मा, बिल्कुल सही बात है, सरकार भी कांग्रेस की थी, लेकिन वहां सबूत मिटाने का काम तो कांग्रेस ने नहीं किया, सजा भी हुई। लेकिन इस मामले में अभी अभी अंकिता वाले कांड पे हमने अलग से वीडियो किया, उसे देख लीजिएगा। वहां पर तो आरोपी जो है वो भाजपा के नेता का बेटा है, तो वहां भाजपा की जो सरकार है वो सबूत मिटाने के लिए सबूतों पर ही बुलडोजर चला दी। तो इस मामले पे चुप है नरेंद्र मोदी। दूसरा जो बात है कि आप देखिए कि आफ्ताब के मामले में आफ्ताब और अभिजीत वाले कांड आमने सामने हुए। अभिजीत वाले मामले पर राजनीतिक रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया है, लेकिन आफ्ताब वाले मसले पे हम देख रहे हैं कि भाजपा के नेता जो हैं वो तुरंत लव जिहाद की बात कर रहे हैं, और यहां तक कि आम आदमी पार्टी के नरेश बालियान जो हैं वो एक तरह से आफ्ताब के नाम को वो आतंकवाद से जोड़ करके वो ट्वीट कर रहे हैं। भाई ये तो बिल्कुल ही, ये किस आधार पे आप कर रहे हैं? भाई अभिजीत के मामले में तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप आफ्ताब के मामले में क्यों कर रहे हैं? आप उसकी सामाजिक पहचान से कर रहे हैं क्या, धार्मिक पहचान से कर रहे हैं क्या? सवाल तो ये उठता ही है कि आपको न्याय से मतलब है या सांप्रदायिक राजनीति से मतलब। इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं कि और कुछ मामलों को देखिए जो उतने ही जघन्य है, लेकिन इन पर मीडिया का रिस्पॉन्स कितना रहा है, इसमें राजनीतिक दलों का रिस्पॉन्स कितना रहा है। बिल्किस बानो की छोटी सी 3 साल की बच्ची सलीहा को शैलेश ने जमीन पे पटक करके, उसके सर को पटक करके उसकी हत्या की। बिल्किस के 11 फैमिली मेंबर्स की हत्या की। बिल्किस के साथ वो शैलेश और अन्य लोगों ने गैंग रेप किया। उनके साथ क्या किया गया? उन्हें जो है सजा पाए हुए लोग हैं, आरोपी नहीं है, सजा पाए हुए लोग हैं, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी ने की सरकार ने खुद 15 अगस्त के दिन उनको रिहा करने की, जेल से छोड़ देने का, जल्दी छोड़ने का निर्णय ले लिया। निर्णय में हामी भर दिया, छोड़ दिया, और उनको विश्व हिंदू परिषद ने उनको माला पहनाया और मिठाई से स्वागत किया। उसी तरह से कठुआ कांड में जिन्होंने छोटी बच्ची, बकरवाल मुस्लिम समुदाय है, उसकी छोटी बच्ची को उस समुदाय को आतंकित करने के लिए उस बच्ची के साथ में गैंगरेप किया और उसकी भयानक तरीके से हत्या की। उस मामले में वो आरोपियों के पक्ष में जो है वो हिंदू एकता मंच के नाम से जुलूस निकला और वहां तिरंगा झंडा तक लहराया गया। अब आफ्ताब ने जो किया वो बिल्कुल जघन्य है, उसको सजा जरूर मिले और सजा मिलेगा भी, लेकिन उसके पक्ष में किसी ने मुस्लिम एकता मंच के नाम से और तिरंगे को लगा करके जुलूस नहीं निकाला, बिल्कुल नहीं निकालेगा कोई। और आफ्ताब को जब सजा होगी तो उन्हें जेल से जल्दी छोड़ने का राजनीतिक निर्णय नहीं होगा और उनका स्वागत जो है वो माला से और मिठाई के साथ में कोई नहीं करेगा। तो इस फर्क को देखना भी हमारे लिए जरूरी है, और जब इस तरह की घिनौनी राजनीति कहीं होती है तो उस मामले में हमें उसका विरोध करना ये जरूरी है, क्योंकि बिल्किस मामले में, बिल्किस की बच्ची सलीहा के मामले में या कठुआ कांड में सचमुच में एक समुदाय को आतंकित करने के लिए ये इस तरह के भयानक हत्याएं और बलात्कार किए गए। ये मामला जो है ये आफ्ताब मामले में बिल्कुल नहीं है। लव जिहाद का हुआ बिल्कुल झूठा है। कई सारे राज्यों के पुलिस फोर्सेस ने इसमें जांच करके पाया है कि ये बिल्कुल झूठा है। इस मुद्दे पर हम अलग से वीडियो जरूर करेंगे, लेकिन इस बात को मैं अंत में ये कहूं कि मसले को इधर उधर न भटकाने दें किसी को। इसमें एकदम साफ बात है कि घरेलू हिंसा के सवाल पर चर्चा समाज में इन कांडों के आड़ में जरूर हो। इस पर चुप्पी हम साधे रहते हैं। हमारे अपने समाज में होने वाली इस तरह की हिंसा पे मान के चलते हैं कि अरे ये तो आपसी झगड़ा है, या इस मामले में भाई बाहरी किसी का बोलना ठीक नहीं है। इसको हम बदलें, इस पर जो है चर्चा करें कि इस पे कैसे इसको रोका जाना चाहिए। इसी तरह से हम इस तरह की हिंसा, इस तरह की भयानक हत्याओं को रोक पाएंगे।